तस्वीरें खींचना भी जिंदगी में जरूरी है साहब। इन्हें गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते। कितनी गहरी बात चंद शब्दों में सिर्फ गुलजार साहब ही कह सकते हैं। खुद की कीमत गिर जाती है किसी कीमती बनाने में। इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो साहब? इश्क तो खुद तलाश लेता है जिन्हें बर्बाद करना होता है। इसे हम शेर से बोलते हैं। कहा जाता है सरस्वती को जब किसी के ऊपर कृपा करनी होती है तो सरस्वती अपना रास्ता खुद तलाश लेती है। 18 सितंबर 1934 झेलम, जो पाकिस्तान में है, गुलजार साहब का जन्म हुआ था। गुलजार साहब अपने पिता की दूसरी पत्नी के इकलौते संतान थे और कुल 9 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ। उस दौर में इतने ज्यादा स्कूल थे नहीं, गांव देहात में जन्म हुआ था। तो शुरुआती शिक्षा दीक्षा एक मदरसे में हुई। मदरसों से वैसे तो प्रज्ञाएं बहुत कम निकलती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा सरस्वती अपना रास्ता खुद तलाश लेती है। मदरसे की एजुकेशन का गुलजार साहब को यह लाभ मिला कि उर्दू पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ हो गई और भाग्य में तो आगे चलकर एक महान शायर बनना लिखा था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उर्दू की गुलजार साहब के जीवन में क्या उपयोगिता है। खैर, बचपन की शिक्षा दीक्षा मदरसे में हुई। माँ का साया भी बहुत जल्दी सर से उठ गया और पिता से भी उनको वो लाड़ प्यार वो स्नेह नहीं मिला जो आमतौर पर बच्चों को मिलता है। थोड़े बड़े हुए तब तक पार्टीशन हो गया, झेलम पाकिस्तान में चला गया, इनका परिवार हिंदुस्तान में आ गया। रोजी रोटी की तलाश में मुंबई आते हैं। वो कौन सा दौर था ये तो आप लोग जानते ही हैं। शुरुआती दिनों में गुलजार साहब को एक गैरेज में काम करना पड़ा। गैरेज में पेंटिंग वेंटिंग का और गाड़ियों पर लिखने का काम करते थे। भाग्य को जब आपका साथ देना होता है तो भाग्य अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। गुलजार साहब को किन्हीं परिस्थितियों में किसी न किसी संपर्क से गुलजार साहब को उस व्यक्ति से मिलने का मौका मिला जिससे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग लाइनों में रहा करते थे। बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर इस ताक में लगा रहे थे किस तरह ही हमारी एक फिल्म डायरेक्ट कर ले। और संयोगवश गुलजार साहब वहां पहुंच गए। वो व्यक्ति थे महान फिल्मकार, भारत के महान फिल्मकारों में से एक बिमल रॉय। गुलजार साहब उनके पास पहुंच जाते हैं और मदरसे की शिक्षा की वजह से गुलजार साहब को एक शायरी का शौक लग गया था और लिटरेचर में गुलजार साहब की रुचि शुरू से ही थी। पढ़ाई लिखाई छूटने के बाद भी गुलजार साहब की औपचारिक शिक्षा तो इतनी नहीं हुई, लेकिन लिटरेचर की तरफ उनका झुकाव हमेशा बना रहा। पढ़ाई छोड़ने के बाद भी वो रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ते रहे, शेक्सपियर को पढ़ते रहे और मदरसे की शिक्षा की वजह से अपनी उर्दू रुचि की वजह से अमीर खुसरो और गालिब को पढ़ते रहे। मतलब जो किताबों का प्रेम था जो बचपन से शुरू हुआ था वो जवानी तक रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि पहली मुलाकात में ही बिमल रॉय गुलजार साहब से बहुत प्रभावित हुए। बिमल रॉय वो शख्सियत थे
जिनको असिस्ट करने के लिए फिल्मों से जुड़े लोग, वो जिनका निर्देशन में जुड़ाव था, उनका विमल राव के साथ काम करना एक सपना हुआ करता था। और यहाँ देखिए, विमल राव ने खुद गुलजार से कहा तुम एक काम करो, मेरे असिस्टेंट बन जाओ, ये काफ़ी सम्मान का काम है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी उस गैरेज में बर्बाद करो। अब ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मौका किसी असिस्टेंट डायरेक्टर को मिलता है या मिल सकता है। विमल राय जैसी शख्सियत आपसे खुद कह रही है कि तुम मुझे असिस्ट करो, और वो इसलिए कह रही है कि वो जानती है कि ये जो सामने मेरे सामने जो नौजवान है वो बहुत प्रतिभाशाली है और ये अपनी ज़िंदगी एक गैरेज में बर्बाद कर रहा है। गुलजार साहब विमल राय के साथ जुड़ जाते हैं, असिस्ट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे विमल राय को गुलजार की लेखन प्रतिभा का पता चलता है। विमल राय गुलजार से अपनी फिल्मों के डायलॉग लिखवाना शुरू कर देते हैं और अपनी फिल्म का एक गीत भी लिखवा देते हैं, बंदनी के कुछ सुपर हिट गाने गुलजार साहब ने लिखे थे। सफर तो यहाँ शुरू हो जाता है। गुलजार विमल रॉय के बाद गुलजार साहब हेमंत कुमार को भी असिस्ट करते हैं, ऋषिकेश मुखर्जी को असिस्ट करते हैं। उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों के गाने भी लिखने शुरू कर देते हैं, उनकी फिल्मों के डायलॉग्स लिखने लगते हैं। और इन्हीं 6-7 सालों में गुलजार साहब एक असिस्टेंट डायरेक्टर का सफर शुरू था, लेकिन एक बड़े गीतकार के रूप में अपनी पहचान बना लेते हैं। खामोशी के सारे गाने आती है, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम कुछ अजीब है, और बाकी भी सारे गाने खामोशी के। आनंद के गाने आते हैं, आनंद आते आते गुलजार बड़े गीतकार के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। महान डायरेक्टर को असिस्ट तो कर ही रहे थे, तो जाहिर है डायरेक्शन की तरफ भी झुकाव होना था। 1969 में गुलजार अपनी एक फिल्म शुरू करने का फैसला करते हैं, खुद फिल्म डायरेक्ट करने का फैसला करते हैं। 1969 का मुझे लगता है बात 67-68 की है। गुलजार साहब ने फिल्म लिख ली थी। ये एक मैच्योर लव स्टोरी थी, जिसका जो बैकग्राउंड था पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। ये एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो एक बड़े राजनेता की बेटी है, उसको एक सामान्य आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन पिता चूंकि वो एक लौती बेटी है उसको राजनीति में स्थापित करना चाहता है, और बेटी को लगे उसके बड़े बड़े सपने। ये फिल्म थी आधी। गुलजार ने इसकी पूरी कहानी लिखी थी और उनके दिमाग में शुरू से ही सुचित्रा सेन थी भूमिका के लिए। सुचित्रा सेन वो अभिनेत्री थी जो शायद हिंदी सिनेमा में उनसे ज्यादा चूजी अभिनेत्री कोई हुई है। इन्होंने सत्यजीत रे को मना कर दिया था, राज कपूर को मना कर चुकी थी, तो आमतौर पर डायरेक्टर उनके पास जाने से डरते थे, क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा उनको। 100 में से 90-95 भूमिकाएं तो मना ही कर देती थी, लेकिन गुलजार उनके पास पहुंचे। और जिस अभिनेत्री ने राज कपूर और सत्यजीत रे जैसे डायरेक्टर्स को मना कर दिया है, एक नया लड़का जो इंडस्ट्री में नया नया आया है, कुछ लोग असिस्ट कर रहा है, थोड़े गाने वाने लिख रहा है, कुछ फिल्मों के डायलॉग लिख देता है, वो अपनी फिल्म शुरू करता है और इतनी बड़ी सुपरस्टार, हाईली पेड एक्ट्रेस और इतनी चूजी एक्ट्रेस के पास अपनी कहानी लेकर पहुंचता है। और कमाल ये है कि कहानी भी उनको पसंद आ जाती है, वहां बोल देते हैं फिल्म करने के लिए, लेकिन डेट नहीं दे रही। गुलजार बार बार उनके पास जा रहे हैं, लेकिन डेट देने से मना कर रहे हैं। साल निकल गए, 2 साल निकल गए। अब साथ जुड़े लोग कहने लगे कि आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है, और सुचित्रा सेन के बाद झुमका करने के लिए उत्तम जो सामने मेल लीड वाला रोल था वो करने के लिए उत्तम कुमार तैयार हो गए थे, क्योंकि सुचित्रा सेन और उत्तम कुमार की जोड़ी हिट थी बंगाली फिल्म में, तो गुलजार ने सोचा था कि इन दोनों को लेकर ही फिल्म बनाता हूँ।
अब लेकिन सुचित्रा सुचित्रा सेन डेट नहीं दे रही थी, सेंट्रल कैरेक्टर उनका ही था, तो फिल्म शुरू नहीं हो पा रही थी। कुछ साल निकलने के बाद लोगों ने उनसे कहा कि आप क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ये उनका वहीदा जी को दे दीजिए या किसी हिंदी फिल्मों की किसी स्टार को दे दीजिए, आपकी कहानी बहुत अच्छी है, कोई भी काम करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन गुलजार अपनी जीत पर अड़े थे, ये रोल करेंगी तो सुचित्रा सेन करेंगी, फिल्म तभी शुरू करूंगा जब सुचित्रा जी डेट देंगी। इसी बीच गुलजार ने जब देखा कि फिल्म शुरू नहीं हो पा रही है, दूसरी फिल्म पे काम करना शुरू कर दिया, मेरे अपने। एनसीसीपी के पास गए, कहानी सुनाई, उन्होंने हाँ कहा, और नए लड़की पूरी पूरी नई स्टार कास्ट के साथ, सिर्फ उसमें एक बड़ी स्टार थी, वो थी मीना कुमारी जो दादी माँ की भूमिका में थी। बाकी विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, योगिता वाली, डैनी, पेंटल, असरानी, ये सब के सब इस फिल्म से लगभग सारे कलाकार फिल्म इस फिल्म से अपना करियर शुरू कर रहे थे। विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल कर चुके थे, लेकिन एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर पहली बार उनको मिला था। मेरे अपने रिलीज होती है, हिट होती है, बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है, क्रिटिकली बहुत अक्लेम होती है। एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी थी, इस तरह कहानी उसके पहले हिंदी फिल्म में नहीं आई थी। हालांकि मेरे अपने एक बंगाली सुपरहिट फिल्म की रीमेक थी, ये फिल्म बंगाली में हिट हो चुकी थी। मेरे अपने के बाद अगली फिल्म कोशिश, मेरे अपनी की सफलता के बाद उनको पहली बार एक बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिला, वो थे संजीव कुमार। तब तक संजीव कुमार की खिलौना हिट हो चुकी थी, और संजीव कुमार एक बड़े खिलौना, सीता और गीता, ये फिल्में हिट हो चुकी थी और एक बड़े स्टार बन चुके थे। कोशिश में आते हैं, कोशिश भी एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी, एक गूंगे बारे पति पत्नी कहानी थी। कोशिश भी बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है, क्रिटिकली बहुत अक्लेम होती है, और संजीव कुमार को इस फिल्म के लिए अपना पहला नेशनल अवार्ड मिलता है। इसी के बाद इसी अगले साल संजीव कुमार को दस्तक के लिए दूसरा नेशनल अवार्ड मिला। कोशिश से संजीव कुमार और गुलजार दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उम्र भी लगभग एक ही थी, टैलेंट भी दोनों में उतना ही था, विचार भी मिलते जुलते थे, तो दोनों बहुत गहरी दोस्ती हुई। हालांकि गुलजार साहब संजीव कुमार से उम्र 4-5 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी समान उम्र ही कही जाएगी, बहुत गहरी दोस्ती हो गई। एक ऐसी दोस्ती की लगभग रोज शाम को दोनों एक साथ बैठकर ड्रिंक करते थे। कोशिश रिलीज होती है, कोशिश के बाद आती है परिचय। परिचय में एक और बड़े स्टार के साथ, उस दौर के सुपरस्टार जितेंद्र, उनके साथ काम करते हैं, और उसमें भी संजीव कुमार का एक सपोर्टिंग रोल, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। यहाँ संजीव कुमार को देखिए, कितना विश्वास था उनको गुलजार के ऊपर। दो नेशनल अवार्ड मिल चुके थे, बैक टू बैक बहुत सारी हिट फिल्में दे चुके थे, खिलौना, सीता और गीता, मनचली, बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में हिट हुई थी। उसके बाद भी परिचय में एक सपोर्टिंग रोल करने के लिए तैयार हुए। वो रोल उस अभिनेत्री का था, उस अभिनेत्री के पिता का था, जिसके साथ वो पहले हीरो रह चुके थे। जया बदल के पिता का रोल करना चुका है। तो सचमुच कभी से कहा गुलजार के ऊपर उनका विश्वास कहा जाए या जो भी कहा जाए, ये रोल सपोर्टिंग रोल होने के बावजूद और बहुत छोटा कैरेक्टर होने के बावजूद, इस कैरेक्टर की फिल्म में ज़्यादा फुटेज नहीं है। पूरी पूरी कहानी जितेंद्र, प्राण और जया बच्चन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक छोटा और कैरेक्टर जिसको उतनी फुटेज भी नहीं है, लेकिन फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। राजी मेरे सामने वो दो भूमिका सामने रखी जाए, जितेंद्र की और संजीव कुमार की, शायद मैं अभी संजीव कुमार की भूमिका चुनना पसंद करूँगा। मैं कोई भी एक्टर हो जाएगा। परिचय रिलीज होती है, परिचय भी सुपरहिट होती है, क्रिटिकली बहुत अक्लेम होती है। इसके बाद शायद हो सकता है कि सुचित्रा सेन शायद गुलजार को आजमा रही थी। शायद उनको ये लग रहा था कि ये लड़का कहानी तो अच्छी लेके आया है, नहीं पता नहीं फिल्म बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, ये जो वजह रही हो, अब सुचित्रा सेन आधे में काम करने के लिए डेट देती है। आधी बनती है, रिलीज होती है। फिल्म की शूटिंग के दौरान और भी बहुत सी घटनाएं हुई थी। इसी फिल्म के सेट पर पहली बार या शायद एक ही बार गुलजार और उनकी पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ था। कहा जाता है कि अब पता नहीं बात सच थी या झूठ था,
सुचित्रा सेन और गुलजार की राखी जी ने नज़दीकियाँ देखी है, जो भी है किस तरह से इनके ऊपर शक हुआ, उन्होंने कुछ कहा तो उन्होंने गुलजार कुछ कहा और गुलजार ने उसकी वजह से राखी जी के ऊपर हाथ उठा दिया और राखी जी ने घर छोड़ दिया। पता नहीं वजह क्या थी, लेकिन जो कुछ हुआ इसी सेट पर हुआ था। और भी कई घटनाएं हुई थी, संजीव कुमार और सुचित्रा सेन के बारे में बहुत सी बातें कही जाती है। ये बातें पता नहीं अफवाह थी या सच था, लेकिन इस फिल्म के सेट पर बहुत कुछ हुआ था। पूरी शूटिंग आउटडोर में हुई थी। एक और बात इस फिल्म के सेट पर हुई थी, संजीव कुमार जो गुलजार साहब के सबसे अच्छे दोस्त थे, बहुत महान अभिनेता थे, लेकिन उनको एक आदत थी कि सेट पर अक्सर लेट आया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि शायद सुबह 9 बजे एक शिफ्ट थी और संजीव कुमार को दोपहर को सेट पर पहुंचते हैं। संजीव कुमार मेकअप करके रेडी होकर आते हैं, अपना ड्रेस पहनते हैं, मेकअप करते हैं, और जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं गुलजार साहब पैकअप बोल के सेट छोड़कर चले जाते हैं। ये उनकी तरफ से संजीव कुमार के लिए सजा थी। और इसका असर हुआ, दूसरे दिन से संजीव कुमार समय पर सेट पर आने लगे। लेकिन संजीव कुमार थे, कुछ दिनों तक सेट पर आते थे, फिर लेट आते थे, ये सब चलता रहता था। और दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि लगभग उनकी हर दूसरी तीसरी फिल्म में संजीव कुमार होते ही थे। जैसे आधी बनी, आधी के बाद मौसम में भी संजीव कुमार थे, फिर कुछ सालों बाद अंगूर में आए, फिर दोस्ती चलती रहती। आधी रिलीज होती है, ब्लॉकबस्टर जाती है, थिएटर भरे हुए रहते थे। लेकिन ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया था। कांग्रेस पार्टी को लगता था कि आधी की कहानी इंदिरा गांधी के निजी जीवन पर आधारित है, तो कांग्रेस पार्टी ने फिल्म को बैन कर दिया। गुलजार इस बात को लेकर कोर्ट में गए और कोर्ट ने फिल्म की रिलीज की इजाजत दी। फिल्म फिर रिलीज हुई, 20 अक्टूबर तक थिएटर में रही। कोर्ट की परमिशन के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने फिर फिल्म को बैन कर दिया और फिल्म थिएटर से उतारनी पड़ी। सोचिए, एक फिल्म जो ब्लॉकबस्टर जा रही थी, दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा था, 20वें हफ्ते पर उस फिल्म को उतार दिया जाता है। और 5 हफ्तों बाद ये फिल्म सिल्वर जुबली हो सकती थी, शायद गोल्डन जुबली भी हो सकती थी, डायमंड जुबली भी हो सकती थी, प्लेटिनम जुबली भी हो सकती थी। कितनी भी बड़ी हिट हो सकती थी, बेहतरीन फिल्म थी, सारे गाने हिट थे। सुचित्रा सेन अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से एक भूमिका कर रही थी, संजीव कुमार अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं से एक भूमिका कर रहे थे। एक डायरेक्टर अपने जीवन की बेहतरीन फिल्मों से एक फिल्म बनाई थी, लेकिन एक राजनीतिक साजिश की वजह से वो फिल्म वो सफलता नहीं हासिल कर सकी जिसकी वो हकदार थी। हालांकि आज भी आदि एक कल्ट क्लासिक के रूप में मानी जाती है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्मों में से एक, और मेरी तरह कई लोग हैं जिनके ऑल टाइम फेवरेट फिल्मों में से एक है। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी खुदगर्जी का शिकार हुई है। उस पार्टी ने क्यों किया होगा? थोड़ा लाइमलाइट में आने के लिए कि हमने ये बैन कर दिया, इस फिल्म को रुकवा दिया। इससे ज़्यादा उनको और क्या हासिल हुआ होगा? वो ये राजनीतिक पार्टियां ये नहीं समझती हैं कि शायद इस तरह की हरकतों से कुछ कलाकारों का जीवन खराब कर रही है, एक डायरेक्टर का जीवन खराब कर रही है। एक फिल्म, एक राइटर, एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे टेक्नीशियंस का पूरा जीवन होता है। सब लोग मिलकर उस फिल्म में अपनी जान जोड़ देते हैं। लेकिन आधी और आधी तरह कई फिल्में छिछोरी राजनीति का शिकार हुई हैं। आधी हुई, उसी के 2 साल बाद तीसरा कुर्सी का भी इसी तरह की राजनीतिक साजिश का शिकार हुई। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कश्मीर फाइल्स और केरला फाइल्स जैसी फिल्मों पर इसी बहुत सी छिछोरी पार्टियां इस तरह की राजनीति कर रही थी। वो तो शुक्र है कि ये सरकार उस सरकार की तरह नहीं है। फिल्मों को रिलीज होने दी, फिल्मों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान देती है। खैर आधी आती है, आधी के बाद एक और बेहतरीन सब्जेक्ट, मौसम। आप लोग समझ सकते हैं ये विषय कितना संवेदनशील था। ये ऐसा विषय था कि जिसके साथ न्याय सिर्फ गुलजार साहब ही कर सकते थे। ऐसी भूमिका जो सिर्फ संजीव कुमार ही निभा सकते थे। मौसम एक लव स्टोरी थी, ये भी एक मैच्योर लव स्टोरी थी। एक डॉक्टर है, किसी हिल स्टेशन पर जाता है, एक लड़की से उसको प्यार होता है, दोनों के अंदर नजदीकियां बढ़ती हैं, लड़की गर्भवती हो जाती है,
तो डॉक्टर उससे शादी करने के लिए अपने माँ बाप का की इजाज़त लेने शहर आता है। शहर आता है तो एक ऑपरेशन के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और उस उसकी मृत्यु की वजह से इस डॉक्टर को 20 साल की सजा हो जाती है। 20 साल की सजा काटने के बाद फिर ये बाहर आता है और फिर उसी लड़की से मिलने उस हिल स्टेशन पर जाता है। वहाँ जाकर क्या देखता है, वो लड़की तो अब इस दुनिया में नहीं है, और एक और लेकिन उसकी बेटी जो एक वेश्या बन चुकी है, एक वेश्यालय में रहती है। अब ये उस वेश्यालय में अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। वहाँ किसी को ये नहीं बोलता है, वो सिर्फ पैसे देता है, बोलता है मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊँगा। लड़की सोचती है कि वो अपने कस्टमर के साथ जा रही है, वो नहीं जानती कि उसका पिता ये वहाँ पर लेके आ रहा है, और कहानी इसी के इर्द गिर्द है। वो लड़की इसको अपना ग्राहक समझ कर इसको रिझाने की कोशिश कर रही है, और ये इसको उसकी बेटी है लेकिन ये बता नहीं पा रहा है। फिल्म के अंदर ऐसे बहुत से सीन हैं, बहुत से सीन्स हैं जो बहुत समझदारी सीन है, खास करके वो सीन जब वो शर्मिला टैगोर अपने संजीव कुमार को ले जाने के लिए गाना वाना गाती हैं, ये गाना गा रही हैं, और लास्ट में वो इतना नज करीब आ जाती हैं कि उनके और संजीव कुमार के होठ एकदम एक दूसरे से करीब आ जाते हैं, और तब संजीव कुमार उनको एक थप्पड़ मारते हैं, गिराते हैं और कहते हैं कि इस शरीर से ऊपर उठकर कुछ देखा है। इसी में संजीव कुमार का कमाल का, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि उस पीढ़ी का कोई भी एक्टर ये रोल नहीं कर सकता था। जो संजीव कुमार की तपस्या थी, उन्होंने बहुत थिएटर के एक लंबे समय तक थिएटर किया था, और उनको ईश्वर की देन थी जो अभिनय की उस ऊंचाई को छू जाते थे। हिंदुस्तान तो बहुत छोटी सी बात है, दुनिया में जो उनकी रेंज है वो बॉलीवुड ब्रांडों के अलावा मैंने और किसी एक्टर में नहीं देखी है। कमाल का आदमी था। और इस फिल्म के बारे में दावे से कह सकता हूँ कि ये फिल्म गुलजार साहब ही बना सकते थे, उनके अलावा कोई और डायरेक्ट नहीं कर सकता था, और संजीव कुमार के अलावा और कोई एक्टर इस भूमिका को नहीं कर सकता था। और ऐसा ही कमाल का अभिनय शर्मिला जी ने भी किया था। मौसम आती है, मौसम भी सुपरहिट होती है। मौसम के बाद गुलजार साहब एक और फिल्म शुरू करने वाले थे, किनारा। राजेश खन्ना के लिए शुरुआती फिल्म जो करीब में वो कई फिल्में लिख चुके थे, अब ये एक बड़े डायरेक्टर थे, और राजेश खन्ना एक सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना को किनारा की कहानी सुनाए कि गुलजार साहब शायद फ़ोन पर उनसे बात करते, राजेश खन्ना उनको कहते हैं कि चलो ठीक है मेरे घर आ जाओ, आगे कहानी सुनाता हूँ। शाम को 7 साढ़े 7 बजे गुलजार साहब उनके घर जाते हैं, और यहाँ अपने हॉल में बैठकर इंतजार कर रहे हैं, और राजेश खन्ना अंदर कुछ लोगों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। नौकर ने जाकर कहा राजेश खन्ना से कि गुलजार साहब से आपका इंतजार कर रहे हैं। राजेश खन्ना ने कहा ठीक है इनको इंतजार करने दो, मैं आ रहा हूँ। पता नहीं राजेश खन्ना भूल गए या क्या हुआ, तो रात के 1:30-2 बज गए, लेकिन राजेश खन्ना उनसे मिलने नहीं है। और कुछ रात के वही 1:30 या 2:30 बजे उन्होंने अपने नौकर से संदेशा भिजवाया कि उनको कह दो कल आना। गुलजार साहब को ये बात बहुत बुरी लगी, और राजेश खन्ना का उस दौर में जो रुतबा था, राजेश खन्ना को डायरेक्टर्स के साथ इस तरह से ट्रीट करने की आदत थी। उनको लगा था कि ये भी मेरे बाकी डायरेक्टर्स की तरह फिर आएंगे और मेरे पीछे पीछे लगे रहेंगे, ये उनका एटीट्यूड था, और लगभग सभी डायरेक्टर्स उनकी चर्चागिरी करते थे, ये उनकी आदत थी। उनको लगा गुलजार साहब वैसे ही हैं, उन्होंने कुछ वैसा ही समझा। लेकिन गुलजार साहब जो उस दिन उनके घर से गए, उसका पूरी तरह राजेश खन्ना से संपर्क टूट गया। जो रोल उन्होंने राजेश खन्ना को के लिए लिखा था, वो रोल जितेंद्र को दे दिया, और किनारा पूरी हो गई। किनारा रिलीज हुई, एक अलग तरह की फिल्म थी, कमर्शियल फिल्म नहीं थी, तो वो सफलता तो नहीं मिली जो आमतौर पर कमर्शियल फिल्मों को मिलती है। हालांकि इसका स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी, जितेंद्र, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी, लेकिन अच्छी फिल्म थी, क्रिटिकली बहुत अक्लेम हुई। किनारा के बाद फिर एक बार संजीव कुमार और गुलजार एक साथ आए। अंगूर। अंगूर एक शेक्सपियर के लिखे हुए नाटक, कॉमेडी विद एरर्स की का हिंदी रीमेक था। एक बहुत हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म, संजय कुमार और देवन बानम दोनों डबल रोल में थी।
दोनों डबल रोल में थे। मौसमी चटर्जी फीमेल लीड में थी और दीप्ति नवल मौसमी चटर्जी की ननद के रोल में थी। डबल रोल करना बहुत से एक्टर्स ने किया है, आगे भी करते रहेंगे। हिंदुस्तान में अगर किसी को डबल रोल करना सही तरीके से आता है तो सिर्फ संजीव कुमार है और अमिताभ बच्चन है। इस फिल्म में संजीव कुमार ने तो हालांकि कई फिल्मों में डबल रोल किया है, नया दिन नई रात में 9 रोल भी किए हैं, लेकिन इस फिल्म में थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स एक ही कपड़े में है, एक ही लुक है। नहीं तो आमतौर डबल रोल होता है तो किसी को मूछें दी जाती है, किसी को क्लीन शेव दिया जाता है, किसी को दाढ़ी दी जाती है। तो ज्यादा चैलेंजिंग तब हो जाता है जब एक ही तरह का कॉस्ट्यूम है और पूरी तरह एक ही लुक है, दोनों क्लीन शेव, कॉमेडी सीन क्रिएट होती है, दोनों एक दूसरे की जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन संजीव कुमार ने बड़ी बारीकी से, यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता है इस तरह कैरेक्टर्स में कि फिल्म के इससे जुड़े हुए कैरेक्टर्स तो कंफ्यूज रहे कि कॉमेडी उसी में आएगी, लेकिन ऑडियंस कंफ्यूज ना हो। आप अपने दोनों कैरेक्टर्स में से किसी एक कैरेक्टर में डालिए, दोनों में कुछ ना कुछ एक ऐसा डाल दीजिए कि ऑडियंस के दिमाग में क्लैरिटी रहे कि ये मेरे सामने जो कैरेक्टर है वो कौन है। और बड़ी बारीकी से संजीव कुमार ने इसका ख्याल रखा है। आप लोग अंगूर देखिए, आपको समझ में आएगा। कुछ ना कुछ दोनों की बॉडी लैंग्वेज में ऐसे परिवर्तन किए हैं, ऑडियंस के दिमाग में हमेशा क्लियर रहता है कि सामने जो कैरेक्टर मेरे सामने जो खड़ा है वो कौन है। ये एक महानविता की निशानी है। ये काम संजीव कुमार तो करते हैं, नहीं तो संजीव कुमार ने फिल्म में किया है, देवेंद्र वर्मा नहीं करता। उनको देखकर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सामने कौन है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक अच्छे एक्टर और एक महान एक्टर, इन दोनों के बीच फर्क पैदा करती है। गुलजार साहब जब अंगूर लिख रहे थे उसी दौर में, शायद उसी के आसपास उन्होंने और एक कहानी लिखी थी। ये उनका बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, मिर्जा गालिब। अपने बचपन से उनकी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि शिक्षा दीक्षा उर्दू में हुई थी, शायरी का शौक बचपन से ही था। बड़े डायरेक्टर होने के साथ साथ बड़े गीतकार भी थे। तो मिर्जा गालिब को लेकर वो एक फिल्म बनाना चाहते थे और ये रोल जाहिर है उस दौर में उनके अलावा और भी कोई डायरेक्टर होता संजीव कुमार को ही देता। संजीव कुमार बहुत तैयारी कर रहे थे। अंगूर के बाद अभी फिल्म पर काम चल ही रहा था, उसी मिड एटीज में संजीव कुमार का निधन हो जाता है, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है और गुलजार साहब का एक प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए रुक जाता है। हालांकि इस बीच में वो नसरुद्दीन शाह से उनकी नजदीकियां बढ़ती हैं। संजीव कुमार की मौत के बाद इजाजत भी उन्होंने संजीव कुमार के लिए लिखी थी, लेकिन अब उनकी मौत के बाद इजाजत नसरुद्दीन शाह को लेकर शुरू कर देते हैं, उसका लिबास बनाते हैं। और जो उनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट था मिर्जा गालिब, जाहिर है कि ये एक पीरियड ड्रामा था, एक बड़े शायर की कहानी थी। संजीव कुमार चूंकि बहुत बड़े स्टार थे, उनके ऊपर तो ये रिस्क उठाया जा सकता था, वो पूरी कड़ी ला सकते थे। नसरुद्दीन शाह अभी उतने बड़े स्टार बने नहीं थे। मेलिड में उन्होंने पार और स्पर्श जैसी कुछ हार्ट फिल्में की थी, एक मेन स्ट्रीम फिल्म, पूरी मेन स्ट्रीम फिल्म। अब वो इतने बड़े स्टार नहीं थे कि इतनी महंगी फिल्म अपने कंधे पर उठा, लेकिन एक्टर वही थे जो रोल कर सकते थे। तो गुलजार साहब ने इसको लेकर, मिर्जा गालिब को लेकर एक टीवी शो बनाने का फैसला किया। उन्होंने नरसिम्हा शाह, तन्वी आजमी और इन को लेकर ये मिर्जा गालिब शो बनाया, जो उस दौर में ठीक ठाक चला। उतना बड़ा हिट नहीं हुआ उस दौर में, शायद लोग समझ नहीं पाए जितना होना चाहिए था। आज लोग उस शो की बहुत तारीफ करते हैं। एक बड़े डायरेक्टर थे और उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से थे जिन्होंने एटीज में टीवी की इंपॉर्टेंस को समझा, जिन्होंने ये समझा कि जो आने वाला भविष्य है वो टेलीविजन का है। मिर्जा गालिब बनाया, उसके बाद फिर 1990 में एक और बच्चों के लिए एक प्रोग्राम जंगल बुक बनाया। उसके बाद आते हैं लेकिन बनाते हैं। 80 के बाद अगर गुलजार साहब का करियर आप देखें तो 70 से 80 के बीच में तो लगभग हर साल गुलजार साहब की लगभग 3 साल 2 फिल्म, किसी साल 1 फिल्म आती थी।
अस्सी के बाद जैसे मैंने कई बार कहा फिल्मों का असर दिखने लगा और गुलजार साहब इससे थोड़े निराश हुए, तो उनकी जो काम करने की स्पीड थी वो थोड़ी कम हो गई। 3-4 सालों में एक फिल्म आती थी। 90 के बाद भी यही था, लेकिन आती है, लेकिन बाद एक बहुत बेहतरीन फिल्म माचिस लेकर आते हैं। उसके बाद सुनील शेट्टी को लेके हुतुतु बनाते हैं। हुतुतु में सुनील शेट्टी और कौन था। माचिस वो फिल्म थी जो उस दौरान फैले हुए आतंकवाद के ऊपर केंद्रित थी। हुतुतु एक बिल्कुल अलग फिल्म। हुतुतु बनाने के बाद एक किस्सा होता है। फिल्म बन के तैयार थी, एडिट हो गई, गुलजार साहब ने एडिट कर दिया, थिएटर में आने के लिए तैयार थी। जब फिल्म रिलीज होती है तो गुलजार साहब देखकर हैरान हो जाते हैं। ऐसे कई सीन्स थे जो गुलजार साहब ने बड़े प्यार से शूट किए थे, बहुत दिल से शूट किए थे, वो जो इस फिल्म में नहीं थे। शायद कहीं के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ये लगा कि फिल्म की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने ऐसे कई सीन फिल्म से काट दिए जो फिल्म में होने चाहिए थे। इस बात से गुलजार साहब के दिल को बहुत चोट पहुंची। गुलजार साहब ने बचपन बड़ी गरीबी में बिताया था। जो कुछ हासिल किया था पूरी तरह से अपने दम पर हासिल किया था, और ऐसे लोगों में स्वाभिमान भी कुछ ज़्यादा होता है। इसके बाद गुलजार साहब ने वो फैसला किया, जो फैसला करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन गुलजार साहब की हिम्मत के बारे में सब जानते थे। राजेश खन्ना से एक बार दिल टूटा, जिंदगी में राजेश खन्ना के पास नहीं गया। लेकिन हुतुतु के बाद जो फैसला किया, उन्होंने ये फैसला किया कि अब मैं फिल्में डायरेक्ट नहीं करूँगा। इस माहौल से पूरी तरह उठ चुके थे। एक तो अगर आप लोग पूरा करियर उठा के देखें, पूरे 70 के दशक में जो डायरेक्टर बड़े स्टार के साथ काम कर रहा था, 80 के बाद स्टार्स के नखरों की वजह से उसने काम करना कम कर दिया। काम किया, संजीव कुमार के साथ एक दोस्ती थी, उनके साथ काम करते थे। अमिताभ बच्चन जो उनके खास दोस्तों में से थे, पूरे जीवन में उनके साथ एक भी फिल्म नहीं की। धर्मेंद्र जितेंद्र साथ भी एक ही बार, जितेंद्र साथ तो खैर 2-3 बार काम करते हैं। जितेंद्र गुलजार को बहुत पसंद भी करते हैं। परिचय में काम किया, खुशबू में काम किया, फिर किनारा में काम किया। 80 के बाद किसी बड़े स्टार के पास नहीं गया। नसीरुद्दीन शाह जो बड़े एक्टर तो थे लेकिन बड़े स्टार नहीं थे, उनके साथ कुछ फिल्में जरूर की। 90 के बाद एक विनोद खन्ना के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि विनोद खन्ना के साथ भी उनकी शुरुआत से ही दोस्ती थी। मेरे अपने में काम किया था, उसके बाद अचानक में आए थे, फिर विनोद खन्ना के साथ आकर लेके गया। 90 के बाद एक नए लड़की और एक नई लड़की को लेकर माचिस बनाते हैं, चंद्रचूड़ सिंह और तब्बू को लेकर। फिर हुतुतु में सुनील शेट्टी और तब्बू के साथ नजर आते हैं। लेकिन हुतुतु में जो प्रोड्यूसर ने उनकी फिल्म के साथ जो सलूक किया था, इस बात ने उनके दिल को बहुत चोट पहुंचाई। और उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। गाने जरूर लिखे फिल्मों के, गानों में भी अपना स्तर बरकरार रखा। आज की डेट में भी, इस समय भी कई गीतकार आए, कई गीतकार गए। गुलजार हाईली पेड लिरिसिस्ट है, सबसे ज्यादा पैसे लेकर गाने लिखने वाले गीतकार है। इन साल 2 साल में एक आध बार ही कोई फिल्म आती है। 2000 के बाद उनकी फिल्मों में तो उंगली भी गिन सकता हूँ। इश्किया में आए, लिखा, यश चोपड़ा की जब तक है जान के लिए गाने लिखे, मणिरत्नम की कुछ फिल्मों के गाने लिखे, विशाल भारद्वाज जिनसे गाने लिखवाते हैं अपनी फिल्मों के। आज जो जब वल्गरिटी इतनी बढ़ गई है, इस दौर में भी गुलजार साहब गानों वही चाव होता है। बीड़ी दी जले ले जिगर से जिया, जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। खाना बनाने के लिए पड़ोसी से के घर से आग लेके बीड़ी जिगर से जला, ये सोच गुलजार साहब की हो सकती है। चप्पा चप्पा चरखा चले, रिहाले मस्ती मुकुन बरन जिस भार हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल है, हमारा दिल। मोर याद है, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राह है। सोचिए क्या सोच है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा सामान लौटा दो। गुलजार साहब की शायरी कभी तो बंदे की गुलाम नहीं रही है। जब पूरा का पूरा 90 का दशक तो बंदी के चंगुल में फंसा हुआ था,
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इशारे आप लोग समझ सकते हैं। देखा है पहली बार, साजन की आंखों में क्या प्यार, इस तरह गाने आया करते थे। तुमसे मिलने को दिल करता है, तुमसे मिलने को दिल करता है, जब इसी तक तो बंदी के बारे गाने आते रहते थे। उस दौर में गुलजार साहब ने चप्पा चप्पा चरखा चले लिखा था, लेकिन गाने आते गाने गाने लिखते वक्त गुलजार साहब ये कभी नहीं सोचते हैं गाना हिट हो या फ्लॉप हो, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो कह दूँ। गुणवत्ता ऐसी है कि तू बंदी है नहीं है। ऑडियंस शायद गुलजार के नाम की वजह से गाने हिट करती है, क्या वजह है? वो जो भी लिखते हैं वो हिट जरूर होता है। सोचिए, रियाले मस्ती मुकुंद बरंजिश बहार हिजरा बेचारा दिल है, ये लिखने कोई और गीतकार हिम्मत करता? गुलजार साहब ने। अगली लाइन क्या है? सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल। खैर, हुतुतु के बाद अब भी गुलजार साहब हाईली पेड प्लेयर सिंगर है। सफर अब तक चल रहा है, अपनी मर्जी से काम करते हैं। यकीन कीजिए, उनसे अपनी फिल्म के गाने लिखवाना उतना ही मुश्किल है जितना किसी बड़े स्टार को साइन करना, अपनी फिल्म के लिए साइन करना। आप कहानी लेकर जाएंगे, पूरी पूरी कहानी सुनेंगे, फिल्म का मूड क्या है, सिचुएशन कैसी है। फीस की बात तो इसके बाद आती है। हाईली पेड प्लेबैक सिंगर हैं, हाईली पेड गीतकार हैं, लेकिन पैसा उनके लिए सेकेंडरी है। सबसे पहले फिल्म की क्वालिटी क्या है, फिल्म कौन बना रहा है, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, ये सारी बातें देखते हैं। उसके बाद पैसों की बात तो उसके बाद आती है। फिल्म पसंद है, कहानी पसंद है, फिल्म मीनिंगफुल है या नहीं। कोई ऐसी ऐसी फिल्में तो नहीं लिखते, गाने नहीं लिखते। खैर, सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ कहीं नहीं रहती। दिल्ली कुछ लोग होते हैं जिनके जिनके ऊपर दोनों एक साथ कृपा करते हैं, और गुलजार साहब ऐसे व्यक्तियों में से एक है जिनके ऊपर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों ने एक साथ कृपा की। गुलजार साहब आज भी स्वस्थ हैं, और आज भी वैसा ही काम कर रहे हैं जैसे आज से 50 साल पहले किया करते थे। उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए अभी अपना एपिसोड समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में किसी और महान व्यक्ति पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।